नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी फिर गद्दार पर गदर की। जी हाँ, गद्दार ये शब्द 2020 के उपचुनाव में सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर इस्तेमाल किया। इसके बाद 2023 में भी सिंधिया को घेरने की कोशिश हुई और इन दोनों चुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। लेकिन अब फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया आ गए हैं। पहले दिग्विजय सिंह ने उन्हें कायर कहा तो अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उन्हें गद्दार कहकर घेरा। हालांकि इन बयानों पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों कांग्रेस 2020 का चैप्टर भुला नहीं पा रही है। आखिर बार बार सिंधिया को घेरने के पीछे उसकी रणनीति क्या है। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सिंधिया जिससे चुनाव हारे, जिस पार्टी से, उसी में शामिल हो गए। ये बहादुरी की निशानी नहीं है, ये कायरता की निशानी। मुझे कुछ कहने की नगर के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी। मुझे कुछ कहने की नगर के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी। दिग्विजय और सिंधिया के बीच ये अदावत काफी पुरानी है, लेकिन 2020 के बाद से सिंधिया पर कांग्रेस नेताओं के हमले कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हैं। दरअसल कमलनाथ को प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने का चैप्टर कांग्रेस अब तक नहीं भूल पाई। लिहाजा लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही फिर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर सिंधिया आ गए हैं। दिग्विजय के बाद छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के नामांकन के बाद हुई सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी उन पर जमकर निशाना साधा। सिंगार ने कहा, सिंधिया नेता नहीं गद्दार हो गए हैं। उन्होंने एक कोठी के कारण कांग्रेस को धोखा दे दिया। नेता नहीं, अब तो गद्दार हो गए सिंधिया। सरकार अपने बंगले के लिए सरकार चली गई। जब मैंने बात करी सिंधिया जी से कि आप क्या चाहते हो, बोले मैं चुनाव हार गया हूं लोकसभा का, और मेरी 27 नंबर की कोठी में से छीन ली जाएगी, अब मैं कहां रहूंगा। इधर कांग्रेस सिंधिया पर हमलावर हुई तो बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया। हालांकि सिंधिया तो खुद ही कम शब्दों में दिग्विजय को जवाब दे चुके थे, लेकिन सिंगार के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाने साधने शुरू कर दिए और गद्दारी को लेकर कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिए। क्या कुछ बीजेपी ने कहा, वो सुनिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उन्हें जनता के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो भी अपने आला नेताओं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। संघर्ष, जनता की समस्याएं उससे कोसों दूर। जो बीमारी खुद में है, खुद का इलाज कराने की बजाय वो दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आज भी वो सिंधिया जी की फोबिया से ग्रसित हैं। अब कांग्रेस के निशाने पर फिर सिंधिया क्यों आ गए हैं, ये सवाल उठ रहा है। शायद कांग्रेस की ये कोशिश है कि कायर और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सिंधिया और बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा सके। हालांकि 2020 के उपचुनाव के बाद से ही वो इन मुद्दों को लेकर सिंधिया को घेर चुकी है, लेकिन नतीजे फिर भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि सिंधिया पर बयानबाजी फिलहाल रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जब तक तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरी और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। शुक्ला जी, आखिर 29 सीटों के लिए चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस को ले देकर फिर सिंधिया याद आ रहे हैं। चाहे वो उमंग सिंगार की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह तो फिर भी ठीक है कि पड़ोस में चुनाव लड़ रहे हैं गुना के बगल, लेकिन उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष और बयान छिंदवाड़ा में दे रहे हैं। देखिए, सिंधिया जनाधार वाले नेता है और जब तक ये कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में ये महाराज थे, लेकिन 2020 में जब ये पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई तो ले देकर कांग्रेसी इनको गद्दार कहते हैं।
अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखें तो 1967 में भी देश में, मध्य प्रदेश में पहली सम्मिलित सरकार बनी थी और गोविंद नारायण सिंह जो थे उन्होंने डीपी मिश्रा की सरकार को इसी तरह से गिराया था जैसे कमलनाथ की सरकार की, लेकिन उनके लिए गद्दार शब्द का उपयोग नहीं हुआ। अब ये जो एक खींच है, क्योंकि उमर सिंघार उस समय मंत्री थे, कमलनाथ की सरकार में ये मंत्री थे, कमलनाथ की सरकार गई, तो स्वाभाविक है कि जिनकी सरकार गई, जिनका मंत्री पद गया, उनको तकलीफ होगी। और ये जो है सिंधिया को गद्दार कहते हैं और भी कई तरह के आक्षेप उन पर है। और मजे की बात यह है कि जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे तो बीजेपी वाले प्रभात झा उनको गद्दार कहा करते थे। वो सिंधिया राज घराने की एक पुरानी कहानी को जो है दोहराते थे और कहते थे कि किस तरह से अंग्रेजों की मदद की, रानी झांसी की मदद नहीं की। तो सिंधिया बेचारे बड़ी दिक्कत में है, जब वो कांग्रेस में होते हैं तो बीजेपी वाले उनको गद्दार कहते हैं। वो एक कविता भी आधार बन जाती थी ना, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। जी, वो तो सुभद्रा कुमार चौहान का बहुत अच्छा गीत है जिसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है, स्कूल में पढ़ा भी है। तो अब कांग्रेस छोड़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिंधिया ही क्यों निशाने पर है, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो सिंधिया का एक जनाधार है, उनकी एक इमेज है, लोग चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि जो एक सीट 2019 में छिंदवाड़ा की रह गई थी और जिसको अब हासिल करने का लक्ष्य जो है बीजेपी ने रखा है, वो सिंधिया जरूर जो है कमलनाथ के गढ़ में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये सीट भी जो है बीजेपी की झोली में आ जाए। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले जो है नकुलनाथ और कमलनाथ की भी ये चर्चा थी, जब ये लोग दिल्ली में थे, उड़न खटोले से दिल्ली पहुंचे थे, कि ये भी जो है बीजेपी में जाने का एक जो है सम्मानजनक रास्ता तलाश रहे। तो कांग्रेस छोड़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिंधिया को गद्दार कहा जाता है, ये सिंधिया का दुर्भाग्य का जी। प्रभु जी, एक बात कही उमंग सिंघार ने गद्दार के साथ साथ ये कहा कि जब उन्होंने सिंधिया से पूछा तो सिंधिया ने कहा कि वो चुनाव हारने के बाद उनको डर है कि दिल्ली की जो उनकी कोठी नंबर 27 है वो खाली करा ली जाएगी। ये बात उन्होंने छिंदवाड़ा के उस मंच पे कही जिसमें नकुलनाथ भी थे, कमलनाथ भी थे। और ये सबको बताया, दर्शकों को भी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल कि जब जिस उपचुनाव में कमलनाथ हारे थे सुंदरलाल पटवा से, वो उसी दिल्ली की कोठी के चक्कर में उन्होंने उपचुनाव कराया था कि पत्नी जब उनकी चुनाव जीत गई थी, लेकिन जिस बंगले में वो रहती थी वो उसके कैपेबल नहीं थी। ये खर्चा थी कि वो उस बंगले को खाली कराया जा रहा है कमलनाथ के, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का इस्तीफा कराया और खुद उपचुनाव में कूद गए। तो ये निशाना उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया पर था, या वो कमलनाथ को भी आईना दिखा रहे थे उसी मंच पे कि एक कोठी के चक्कर में सिंधिया चले गए थे और एक कोठी के चक्कर में आप जाते जाते रह गए हो शायद। देखिए मनोज जी, बिल्कुल ये कहें कि निशाना उनका उधर भी था, कमलनाथ की तरफ भी था, सिंधिया के बहाने। और ये बिल्कुल स्थापित है ये कि पिछला जब कमलनाथ जब लोकसभा की सदस्यता छोड़ी कमलनाथ ने और मध्य प्रदेश के विधानसभा का चुनाव लड़ा था उनने, तो उनका जो बंगला था वहाँ का दिल्ली का, वो बंगला खाली कराने की नौबत आ गई थी। नोटिस मिल गया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से, उनने जो है पूल में मध्य प्रदेश सरकार को जो वहाँ दिल्ली में बंगले मिले हैं उसमें एक्सचेंज करके उस बंगले को वापस लिया था। जो शिवराज सरकार में रहते हुए उनको शायद उनको अलॉट रहा, अभी भी शायद हो सकता है कि कमलनाथ के पास ही वो बंगला हो, जो राहुल गांधी के बंगले के पास का जो बंगला था। तो निश्चित तौर पर ये बंगले की एक लड़ाई दिल्ली में है, क्योंकि बंगला वहाँ रसूख का प्रतीक है, बंगला वहाँ पे एक आपकी सुविधा का प्रतीक है जहाँ से आप चारों तरफ मूव कर सकते हैं। और दिल्ली के बंगले इतने बड़े बड़े हैं कि आपके बंगले में कौन आया, क्या मीटिंग हुई, कहाँ कौन है, ये देखने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। और इसीलिए लुटियन जोन में सब कोई बंगला चाहता है, तो इसलिए वो हर व्यक्ति को वहाँ पे एक स्टेटस भी है वहाँ पर, तो वो वहाँ पे चाहता है। लेकिन जो यहाँ पे सिंधिया की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर जैसा कि अशोक जी ने कहा कि सिंधिया के साथ ये जरूर उस परिवार के साथ है, और खासकर पुरुषों के साथ, कि उनको गद्दार, चाहे इस पार्टी में रहे तो यहाँ वाले गद्दार और कहते हैं, उधर रहे तो उधर वाले गद्दार कहते हैं, ये निश्चित तौर पर। लेकिन सिंधिया पे निशाना यदि आज कांग्रेस साध रही है तो इस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, दिग्विजय सिंह का गेम प्लान है। क्योंकि सिंधिया वो व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता है, कांग्रेस ये कह रही कि बीजेपी में जो नेता गए कांग्रेस के उनको क्या मिला, ये साबित करने के लिए तो सिंधिया वो एक उदाहरण है कि बीजेपी में आने के बाद यदि आप केपेबल हैं, आप में क्षमता है, तो आपको क्या क्या नहीं मिलता है। बिल्कुल। सिंधिया को राज्यसभा में भेजा गया, सिंधिया को उनकी मनचाही जगह से केपी यादव का टिकट काटकर लोकसभा का टिकट दिया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उनका पूरा मान सम्मान हर तरीके से बीजेपी में। और वो जो गद्दार वाला जो इतिहास है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से शुरू होता है, उस इतिहास को बदलने में बीजेपी जुट गई है।
बीजेपी वो इतिहास के दूसरी किताबों के जरिए उस इतिहास को जुटाने में लिखी है कि ये तो एक कविता थी जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, ये कोई इतिहास नहीं है। इसलिए जब भी आप देखिए, जब भी सिंधिया बात करते हैं तो महादजी सिंधिया से बात करते हैं, जिनने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, दिल्ली पे अपना राज स्थापित किया था, वो वहाँ से बात करते हैं। वो वहाँ से बात करते हैं, उनके परिवार के 24 से ज़्यादा सदस्यों ने एक साथ एक युद्ध में जो है अपने प्राणों की आहुति दी थी। वो ये भी याद दिलाते हैं कि भारत को एक रखने में महाकाल मंदिर से लेकर तमाम मंदिरों के निर्माण कार्य में, हिंदू धर्म की रक्षा में उनके परिवार प्रमुखों का कितना योगदान रहा। तो वो पूरा ये याद दिलाने की वही एक जो तोहमत लगी है कविता से, उसको दूर करने की सिंधिया कोशिश करते हैं। कांग्रेस अब उन पर निशाना केवल इसलिए साध रही है क्योंकि सिंधिया वो प्रतीक बनकर सामने है जिसको देखकर कमलनाथ जाते जाते रुक गए थे, किन्हीं कारणों से रुक गए, जा रहे थे। बिल्कुल बीजेपी के में जो कांग्रेस है 16,000 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता आने का दावा किया जा रहा है, वो भी शायद वही देख कर आए हैं कि सिंधिया को तो केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको सब कुछ मिला, उनके साथ आए गोविंद राजपूत जैसे दोबारा मंत्री बन गए, उनके तुलसी सिलावट मंत्री हैं, उनके लोगों को निगम मंडलों में उपकृत किया जाने वाला है। तो ऐसे एक रास्ता खुल रहा है, दंडोतिया से लेके तमाम सारे लोग हैं। तो एक रास्ता खुल रहा है, एक वो प्रतीक है जो बीजेपी एक तरीके से उनको अपना जो है एक विजिटिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है, चाहे पूरे देश में, कि जो बीजेपी में आएगा यदि आप में छपता है तो वहाँ उपयोग करेंगे। और एक और तीसरा फैक्टर यहाँ पे जो दिख रहा है मनोज जी, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान राजनीति है, चाहे बीजेपी सरकार की हो, उसमें मुख्यमंत्री बनेगा तो ओबीसी ही बनेगा, ये एक स्थापित सत्य हो गया है। अब तक 4 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं बीजेपी ने, जो अभी मोहन यादव जी को शामिल करते हुए। भविष्य में यदि कोई संभावना कहीं किसी को दिखती भी है तो ओबीसी नेता के तौर पर, भले मुख्यमंत्री के तौर पे ना हो, लेकिन प्रदेश में प्रभावशाली भूमिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम आता है। तो एक फैक्टर वो भी है कि सिंधिया का जो प्रभाव प्रदेश में है, जिस तरीके से लोग जुड़ते हैं, जिस तरीके से एक पूरा वर्ग उनके पीछे खड़ा हो सकता है, और जो बीजेपी जिस प्रकार से रच बस गए हैं, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान तो विदिशा तक सीमित हो गए अपना चुनाव लड़ने के कारण। यदि पूरे देश में, प्रदेश में प्रचार करना है तो बीजेपी शिवराज के साथ एक और चेहरा उतार सकती है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, जिनको सुनने के लिए सब ज़्यादा भीड़ उमड़ती है शिवराज के बाद, यदि हम प्रदेश के नेताओं में कहें तो। निश्चित तौर पर ये उनका जो डर है सिंधिया का, वो दिग्विजय सिंह से लेकर, चूँकि वो करीब से चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह को सता रहा है, उमंग सिंगार को सता रहा है, तमाम कांग्रेस नेताओं को सता रहा है। तो ब्रजेश जी एक और बात कही है ना दिग्विजय सिंह ने, कि भाई अगर हारे चुनाव लड़ते रहे और उस पार्टी में आप चले गए जिससे आप चुनाव हारे थे, तो क्या लक्ष्मण सिंह उसके अपवाद हैं क्या? क्योंकि 5 बार के सांसद रहने के बाद वो चले गए थे बीजेपी में, और कहा गया था दिग्विजय सिंह की सहमति से गए थे। देखिए, अब ये कोई मायने नहीं रखता है कि दिग्विजय सिंह के भाई तो खुद ही गए थे, फिर वापस चले गए हैं। तो दिग्विजय सिंह आरोप इसलिए लगा रहे हैं, जो प्रभु जी की बात में दम है, कि वो भी पड़ोस की सीट से, और प्रभाव सिंधिया घराने के प्रभाव वाली सीट रही है, वो उनके अधीन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गुना के साथ साथ राजगढ़ भी प्रभावित रहेगी। तो राजगढ़ में यदि सिंधिया पड़ोस में चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो प्रदेश में का पूरे देश में उनको स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, मध्य प्रदेश में तो करेगी, जिस तरह से शिवराज जी के साथ उनको पिछली बार हमने देखा उपचुनाव में भी किया, लगातार इस बार भी हमने विधानसभा चुनाव में देखा है कि किस तरह से उनको पूरा टास्क दिया था और उसको उन्होंने भलीभांति पूरा भी किया था। अब लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक कौन होंगे? जो प्रभु जी कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान होंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। सिंधिया, आप देखिए सिंधिया जिस क्षेत्र में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वहीं पड़ोस में दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, तो सर्वाधिक प्रभावित करने वाली सीट कौन सी रहेगी? निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह को प्रभावित करेंगे। दिग्विजय सिंह को प्रभावित करेंगे, इसलिए दिग्विजय सिंह तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वो हार की वजह से चले गए, कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज देने की। क्योंकि रोडमल नागर की बात करें तो दिग्विजय सिंह को लगता है कि रोडमल नागर नहीं, यदि सिंधिया और उनके बीच में, यदि वहाँ पे एक तरह से हमने कहा कि पिछली बार उन्होंने कहा था मैं सिंधिया खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ, अरुण यादव तैयार हैं, तो वो चाहते हैं सिंधिया खिलाफ लड़ना चाहते थे, इसलिए दिग्विजय सिंह एक कदम आगे चलेगा कि मैं तो मोदी के खिलाफ लड़ने को, मोदी के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, क्योंकि उनको अपनी हार संभावित दिख रही है। और सिंधिया जिस तरह से हमने रहा कि वो प्रभावित वाली सीट रही है, चाहे बीजेपी में रह के सिंधिया घराने का कोई लड़ा वहां से तो जीता है, चाहे कांग्रेस से रहकर लड़ा हो, तो वो सिंधिया के प्रभाव वाली सीट रही है। वैसे प्रभाव वाली सीट दिग्विजय सिंह के पास नहीं है मनोज जी। दिग्विजय सिंह वहां से लगातार 2 बार हमने देखा, 2 बार सांसद रहे हैं, वहां से विधायक उनके भाई थे, अभी हार गए चाचौड़ा से, बेटा उनका मुश्किल जीत पाया है, किस तरह से उनके 4,500 पर आ गई, 4.5 पर आ गई है, और दिग्विजय सिंह लंबे समय के बाद फिर मैदान में उतरे हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक लगता है ना, जिस तरह से वो एक अदावट थी राजा और महाराजा के परिवार में, तो अब कहीं ना कहीं सिंधिया को लगता है कि सिंधिया तो जीत ही जाएंगे, बीजेपी में चले गए, जिस तरह से माहौल चलेगा। एक और फैक्टर यहाँ पे है जी, कि सिंधिया घराना महाराजा कहलाते हैं, वो महाराज थे और दिग्विजय सिंह राजा हैं। ये वो महाराज के
प्रभाव क्षेत्र जो था मध्य प्रदेश का, जहाँ पर उनकी सल्तनत थी, उसमें एक राज्य छोटा सा या जागीरदार जैसी हैसियत दिग्विजय सिंह के हाँ, वो भी आगे कर लिया था, गढ़ी ये राजा स्वतंत्र था और उसी की तो इनको जो है अदावत थी। उनके चाहे घर में कोई कार्यक्रम हो या कुछ हो, तो इनको वहाँ पर आज भी उसी तरीके की भूमिका में जाना पड़ता राजशाही परंपरा के तहत। तो निश्चित तौर पर जनता के मन में यदि आमने सामने होंगे, अगल बगल में टकराएंगे, तो जनता के मन में राजा से ज्यादा श्रद्धा महाराजा के प्रति होगी, ये एक डर भी हो सकता है जी। तो शुक्ला जी, एक और चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि एक हाइप क्रिएट नहीं हो पाई। जैसे पिछली बार पूरे देश में चर्चा थी कि दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन तमाम सारे कांग्रेस के नेताओं के बयान आए। उसके बाद दिग्विजय सिंह खुद अचानक राजगढ़ पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक लेने लगते हैं, कहते हैं युवा को लड़ाना था लेकिन मैं लड़ने को तैयार हूँ 73 साल की उम्र में। वो उम्र का भी इसलिए बता दे रहे हैं, वो तो कह नहीं सकते कि उम्र के इस पड़ाव पर हूँ मैं कि भैया 73 का हो गया, इस बार शायद जिता दो आप मुझे, क्योंकि 3 दशक पहले वो वहाँ से चुनाव लड़े थे। तो एक ध्यान खींचने की प्रक्रिया भी है कि सबसे मुफीद यही है कि मोदी अमित शाह को तो पूरे देश में नेता निशाने पे ले रहे हैं, मैं सिंधिया से शुरुआत कर दूं तो बगल की सीट के नाते कुछ फायदा हो जाए, एक हाइप क्रिएट हो जाए। देखिए, दिग्विजय सिंह जो हैं वो अपने बयानों को लेकर हमेशा वो चर्चा में रहते हैं। उनकी एक कोशिश ये रहती है कि वो चर्चा में बने रहें, खबरों में बने रहें। और जैसा कि आप बता रहे थे कि अपनी उम्र का जिक्र करके वो चुनाव लड़ने पहुंचे हैं, तो ये इमोशनल एक कार्ड होता है जो अमूमन जो है जो उम्रदराज नेता होते हैं, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है। श्रीनिवास तिवारी जब अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने इसी तरह से कहा था कि वो उम्रदराज आखिरी चुनाव। लेकिन आपको नहीं लगता, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, कि पब्लिक इतनी समझदार है? डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं पिछली बार की आखिरी चुनाव है, फिर चुनाव लड़ते हैं तो उनको 6-7 बार जीतने के बाद पब्लिक हरा देती है। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री कहते हैं अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, आखिरी चुनाव है, पब्लिक घर बैठा देती कि ठीक है भैया आखिरी हो गया। वो ये भी एक बड़ा संकट है आजकल। नेताओं के प्रति जनता के मन में किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं है। सिंधिया के प्रति जरूर सहानुभूति थी 2018 का जब इलेक्शन हुआ, और इसके बाद में जैसा लोग उम्मीद कर रहे थे कि सिंधिया को जो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और फिर एकदम से कमलनाथ आए तो उनके प्रति लोगों में सहानुभूति थी। और इसके बाद जब सिंधिया पार्टी छोड़कर गए, बीजेपी में गए, तब भी जो है उनके प्रति जन आक्रोश नहीं उपजा था। और इसी का ही नतीजा था कि उपचुनाव में भी जो उनके लोग थे, अधिकतर लोग जीत कर आए थे। 6 या 7 ही लोग ऐसे थे कि बीजेपी वगैरह चुनाव आए। दिग्विजय सिंह की स्थिति दूसरी है। दिग्विजय सिंह केवल खबरों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं, न तब उनके पास में जनाधार बचा है। और जैसा अभी पटेलिया जी भी बता रहे थे कि ये सिंधिया महाराज थे और ये एक छोटी रियासत के राजा थे। और इसके अलावा जो अर्जुन सिंह थे और माधवराव सिंधिया के बीच में जो अदावट थी, तो उस समय दिग्विजय सिंह वगैरह जो होते थे वो अर्जुन सिंह के हरावल दस्ते के सदस्य होते थे। महाराज माधवराव सिंधिया पे ये हमलावर रहा करते थे। इनके बीच में राजनीतिक अदावट भी पुरानी है, और बाकी जो राजशाही का एक थोड़ा सा 19-20 का इनके दोनों के बीच में जो एक कद का अंतर है वो तो ही है। तो दिग्विजय सिंह की स्थिति ये है कि वो केवल खबरों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। बाकी दिग्विजय सिंह का न तो जनाधार, जब देखिए राजौगढ़ में क्या होता है, किस तरीके से वो वहां पर जो है अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं। और जो आपने भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर की बात की थी, तो भोपाल में पूरी तरह हारी थे दिग्विजय सिंह, और मुझे लगता है कि राजौगढ़ भी उनके लिए इस बार आसान नहीं होगा। राजगढ़ तो प्रभु जी आसान नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है ना दिग्विजय सिंह की, फिर बोले तो बोले क्या? क्योंकि अगर वो किसी और लाइन पे जाते हैं कि हिंदुत्व के मामले में वो लगातार हमलावर होते हैं या कुछ बयान देते हैं, उनको पता है इसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो सेफ साइड यही है कि सिंधिया पर निशाना बनाए रखो, बेटे का भी राजनीतिक कद बढ़ाते रहो, अपनी भी चिंता करते रहो और चर्चा में भी बने रहो। निश्चित तौर पर मनोज जी, देखिए उनके जो सबसे बड़े जो निशाने पर रहते थे वो शिवराज अब किनारे हो गए, मुख्यमंत्री नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर अब उस एक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो वो किनारे हो गए। अब उन पर सीधे आरोप लगाने की स्थिति नहीं है। मोहन यादव जी नए हैं अभी जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा उन पर आरोप तोहमत लगा नहीं सकते। अभी 3 महीने हुए, 100 दिन अभी पूरे किए उनने। अब आपको राजनीति करनी है तो आपको एक तो विरोधी चाहिए, एक मजबूत विरोधी चाहिए जिसके खिलाफ आप बात कर सकें। ऐसे में आपको यदि खतरा कहीं जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, आप चूँकि वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं गुना से लगी हुई सीट से, तो खतरा आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया से ही दिख रहा है। उनका वो प्रभाव क्षेत्र का इलाका रहा है, मंदसौर तक कभी उनकी सल्तनत रहा करती थी सिंधिया घराने की, उज्जैन तक भी उनका प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर आपको खतरा वहाँ से लग रहा है, तो आपको वो विरोधी जो चुनना है आपको दिग्विजय सिंह को, तो दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना विरोधी चुना है, जिसके खिलाफ वो बार बार बोलेंगे, एक बार नहीं वो बार बार बोलेंगे। उनको लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ बोलकर वो अपने प्रति समर्थन बढ़ा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि जो नई पीढ़ी है और जो और दूसरे जो नाराज लोग हैं उनको वो उनकी तरफ आ सकते हैं। तो
तो निश्चित तौर पर कोशिश उनकी यही होगी दिग्विजय सिंह की, और वो एक तरीके से कहें कि उनका ये कार्ड यदि काम कर गया तो बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट तो उनके दिग्विजय सिंह को ही मिलेंगे निश्चित तौर पर। वो कोई और लेकिन वो सीट पे इतने ज्यादा है नहीं ना निर्णय, जितने भी हैं भोपाल में उन्हीं भी की तरफ, जितने भी हैं उन्हीं की तरफ जाएंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह का एक वो चेहरा अल्पसंख्यक हितैषी का पूरी तरह है। दूसरा, दिग्विजय सिंह अपने आप को जो है भगवान राम का भक्त भी बताते हैं, पूजा पाठ भी वो कर रहे हैं। अभी टिकट मिलने के बाद भी आप देखिए उन्हें अपने किले में जो है राघव जी के मंदिर में जाके पूजा पाठ करने के बाकायदा वीडियो वगैरह जारी कराए। तो निश्चित तौर पर वो हिंदू वोटों को अपनी तरफ करना चाहते हैं, वो मुस्लिम वोट उनको मिलेंगे ही। इस साथ एक वो वोट बैंक और बढ़ाना यदि उनको है तो उसके लिए उनको एक निशाना चाहिए, वो निशाना है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ब्रजेश जी अकेले एक निशाने से काम हो जाएगा, या बीजेपी के लिए तो मुफीद स्थितियां हैं कि अगर कोई दिग्विजय सिंह जैसे कद का नेता ना अमित शाह को निशाना बना रहा है, ना मोदी को, वो छोड़िए, ना प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को, जिनके खिलाफ उनकी लंबी अदावत हमने मध्य प्रदेश में देखी है, तमाम सारे आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं, या नए नवेले मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो ये तो और अच्छी स्थिति है। देखिए मनोज जी, अच्छी स्थिति कह सकते हैं अपन, लेकिन BD शर्मा तो वहां से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उन पर निशाना साध कर प्रदेश अध्यक्ष के नाते हाँ अपने वोट बैंक कैसे चुनाव तो दिग्विजय सिंह, एक तो सरकार पे निशाना साध सकते हैं, योजनाओं पे निशाना साध सकते हैं, मोदी सरकार पे निशाना साध सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को लगता होगा कि जिस तरह से मोदी सरकार की या केंद्र सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है, तो मोदी पे निशाना साधने से कई बार उल्टा पड़ जाता है, और जो वो हिंदू विरोधी जिस तरह के उनके बयान आते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए खामियाजा भुगतना पड़ता है उनको। तो वो उससे बचने के लिए जो पटेरिया जी भी कह रहे हैं, जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं, सेफ साइड पे चल रहे हैं। सिंधिया पे निशाना साधेंगे तो सिंधिया अभी तक उनके क्षेत्र में प्रभाव नहीं डालते थे या प्रचार नहीं करते थे, उनके पक्ष में ही करते थे ना, विरोध में नहीं करते थे। लेकिन देखिए आप जिस तरह से सिंधिया बीजेपी में आए, इसके बाद उन्होंने टास्क लिया, कौन सा लिया, राजगढ़ का लिया। आप देखिए उसका असर हुआ कि उनके जो समर्थक मंत्री थे लगातार वहाँ दौरे कर रहे थे, उनके कहने पर आपने टिकट दिया बीजेपी ने, और जयवर्धन सिंह की लीड कितनी कम कर दी। आप देखिए लगातार दौरे किए, पहली सभा भी उन्होंने वहीं की थी, और वो एक तरह से टास्क लिया था उन्होंने कि हाँ किस तरह से मुकाबला कर, दिग्विजय सिंह को चैलेंज दिया था। तो जब दिग्विजय सिंह को चैलेंज दिया था तो एक सहानुभूति भी बटोरना चाह रहे होंगे दिग्विजय सिंह कि मैं आप अपने क्षेत्र का हूं, और सिंधिया जी अब मेरे सामने मुकाबले में हैं या मेरे विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता उनको सहानुभूति के आधार पर उनके साथ जाए। तो ये मतदाताओं को प्रभावित करना। दूसरा, यदि रोडमल नागर पर आरोप लगाएंगे वो, तो रोडमल नागर पर व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो वो सोचते होंगे हो सकता है वो उनके कद के नहीं है, और यदि मोदी सरकार पे जो मैंने पहले कहा कि आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर वो बैकफुट पे चले जाएंगे। तो उनको लिए जो कुछ एक मुद्दा तो चाहिए ना। मोहन यादव पे लगा नहीं सकते, जो प्रभु जी ने बताया। BD शर्मा पे लगाने की जरूरत नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि BD शर्मा वहाँ प्रभाव नहीं डालते हैं, वो अलग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो अब सिंधिया ही बचते हैं, सिंधिया की वजह से वहाँ माहौल बनेगा मनोज जी गुना में, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे, तो वो एक माहौल बनाना चाहते हैं। जो सिंधिया विरोधी हैं बीजेपी में, चाहे वो KP यादव हों, किस तरह से वो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। तो सिंधिया पर टारगेट करने के पीछे उनका मकसद भी है कि जिस तरह से KP यादव लगातार खिलाफत करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नाराज हैं वहाँ पे लोग, वो कांग्रेस के समर्थन में जाएं, तो उनकी जो जिस तरह से हम देखते हैं कि नाते रिश्तेदारों से भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जो राजगढ़ बेल्ट है मनोज जी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी नाते रिश्तेदारी होती है आपस में, तो कहीं ना कहीं ये फायदा उठाने की मुझे लगता है ये जतन होगा दिग्विजय सिंह का। और दिग्विजय सिंह बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर उनके बयान विवादों में भले ही रहें, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा रहते हैं। तो प्रभु जी एक रणनीति ये भी हो सकती है ना कि जब अरुण यादव कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, तो जयवर्धन की तरफ से विरोध आता है दवेश्वर में, और एक खबर आती है कि लोकल आदमी चाहिए हमको, बाहरी नहीं चाहिए, और फिर दिग्विजय सिंह का सिंधिया को निशाना बनाना कि निशाना सिंधिया है या अरुण यादव है, कि एक इतनी हाइप दे दो सिंधिया के विरोध में कि फिर ये अंदर से आवाज़ उठने लगे कि भैया लोकल आदमी को लड़ाओ, क्योंकि बेटे के कैरियर की भी चिंता करनी है ना जयवर्धन की भी, दिग्विजय सिंह को। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में जो है खाने के दांत और दिखाने के दांत की तरह बयान दे रहे हैं नेता। अरुण यादव भी चाहते तो टिकट खंडवा से थे, लेकिन उनको जब लगा कि खंडवा से टिकट नहीं मिलेगा तो उन्होंने कहा कि एक बड़े व्यक्ति के खिलाफ मैं चुनाव मैदान में उतर जाऊं, तो इसलिए उनने जो है गुना का नाम ले लिया कि वहाँ से टिकट दे दीजिए। दिग्विजय सिंह ने भी तो यही बात की ना। दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया था कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरे 2 साल कार्यकाल बच्चा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं गुना से लड़ सकता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, फिर मैं मोदी के खिलाफ भी लड़ सकता हूँ। तो निश्चित तौर पर आपको चाहिए था टिकट राजगढ़ से, जो पिछले चुनाव में भी आप चाह रहे थे, लेकिन कमलनाथ ने उस समय आपको भोपाल से दिला दिया था। आप बातें दूसरी जगह ही करते हैं, आप कुतुब मीनार दिखाते हैं और लाल किले के पास पहुँच जाते हैं। ये इस तरीके की राजनीति कांग्रेस के नेताओं की है, क्योंकि वो उनको लगता है कि यदि वो सीधे लाल किला मांगेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, इसलिए वो कुतुब मीनार की बात करते हैं कि हमको तो कुतुब मीनार दे दीजिए,
तो इधर वो उनको पार्टी उनको फिर उधर भेज देती है। तो निश्चित तौर पर खंडवा में जिस तरीके से अरुण यादव की भी सक्रियता है होली के मौके पर, उसको देखते हुए लग रहा है कि खंडवा से हो सकता है उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि गुना में तो वो खुद ही नहीं चाहते थे गुनाहों से लड़ना, क्योंकि वो 3 चुनाव हार चुके, चौथा चुनाव, और क्यों आदमी उसी जगह पर बड़े नेता से हारना चाहेगा जहाँ पर जीतने की संभावना ना हो। खंडवा में एक बार जरूर ये हो सकता है कि ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ उनको जो भी कैंडिडेट के खिलाफ बीजेपी के एक बार उनको माहौल मिल सकता है। उनका गृह क्षेत्र है, पिताजी की विरासत है वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कुछ संभावना उनको ज़्यादा हो सकती है। तो कह सकते हैं कि चुनावी हांडी में सारे नेता अपने अपने हिसाब से चावल चेक कर रहे हैं कि कौन सा चावल उनके मुफीद है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर गद्दार पर गदर, तो जो अभी प्रभु जी ने भी कहा है कि कांग्रेस के नेता कहते कुछ है, खाने के दांत कुछ है और दिखाने के दांत कुछ है। ऐसा ही कुछ शायद सिंधिया के मामले में हो रहा है। उमंग सिंघार के बयान हो चाहे दिग्विजय सिंह का बयान हो, और जो जो चुनाव आगे बढ़ता जाएगा इस प्रकार के बयानबाजी हम देखते रहेंगे कि कहीं पे निशाना होगा और कहीं पे निगाहें होंगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।